स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंदिस्त कहानी का 6वां पार्ट। दोस्तों, आज का यह पार्ट एक एडवेंचर की ओर जाता है। इस पार्ट में वो उस जंगल में जाएंगे जहां जाने से लोग गायब हो जाते हैं। अभी तक हमने सुना था कि दिलीप को वह किताब मिल जाती है। अभय और कुणाल भट्ट जी से वह रक्षा मणि और हाथ में पहनने के लिए धागे ले लेते हैं और जंगल में जाने का सामान भी खरीद लेते हैं। अब जो नए लोग हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह एक बड़ी कहानी है जिसके 5 पार्ट आ चुके हैं। आपको वह हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप भी सुनते हैं डरावनी कहानियां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहे। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज के एडवेंचर की ओर। दस बजते ही नलिनी घर से बाहर निकली। मां, आने में देर हो जाएगी, इतना कहकर वह पुल की ओर निकली। गांव की दिनचर्या सुचारू रूप से शुरू हो गई थी, इसलिए किसी को शक होने की संभावना बहुत कम थी। वह पुल पर पहुंची तो अभय और कुणाल उससे पहले वहां थे। कहां रह गई थी तुम? ओह, मुझ पे नजर रखने के लिए मेरे यहां मेरे माता पिता हैं, आपकी तरह नहीं। और स्वराली, वो आएगी? किताब लाए क्या? हां। कुणाल ने अपनी बंद मुट्ठी के अंगूठे से अपनी पीठ पर लगे बैग की ओर इशारा किया। और क्या लाए हो? जितनी चीजों की आवश्यकता होने की संभावना है। उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वास्तव में किस चीज की जरूरत होगी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद स्वराली आ गई। मैंने बाबा से कहा कि मैं नलिनी के घर जा रही हूं और आने में देर हो जाएगी। धूप बढ़ने से पहले वे चारों पुल के पास खड़े थे। किसी ने देखा तो नहीं? मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसे देखा है। तुम्हें? नलिनी ने सिर हिलाया। हम जितना हो सके उतना समय पाना चाहते हैं, क्योंकि हमें रात होने से पहले जंगल से बाहर निकलना है, अभय ने गंभीरता से कहा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चलो, नलिनी ने कहा। हां, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है, इसका अंदाजा है ना? नलिनी अभय और कुणाल से पूछ रही थी। अभय ने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो जाए, अब पीछे नहीं हटना। हां, लेकिन उससे पहले। अभय ने अपनी जेब में हाथ डाला। सफेद मोती वाले 4 धागे बाहर निकाले। उसने उन दोनों को एक एक देते हुए कहा, इसे अपनी बांह पर बांध लो। हम कल ये लाए थे, लेकिन ये काम आएंगे या नहीं? अभय ने कुणाल को एक रस्सी दी और उससे एक रस्सी अपने हाथ पर बांध ली। रक्षामणि बांधने के बाद वे सभी शांति से एक दूसरे की ओर देखने लगे। निगाहों से अब निकलना चाहिए संवाद हुआ। अभय ने अपनी जेब से कंपास निकाला, फिर उसने उस आधे नक्शे को हाथ में ले लिया। वे चारों धीरे धीरे पुल पार करके नदी के दूसरी ओर पहुंचे। कंपास की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रही थी। उसने मानचित्र का अनुमान लगाया और नदी के किनारे दक्षिण की ओर चलना शुरू कर दिया। बाकी 3 अब पीछे चल रहे थे। एक जगह पहुंचते ही स्वराली ने कहा, नलिनी, वह देखो। स्वराली का ध्यान नदी के दूसरी तरफ था। उस पार का शमशान साफ दिखाई दे रहा था। हां, तभी विशंभ पुल से न आकर इधर से चला गया होगा। श्श, पीछे हो जाओ। नलिनी ने शामू मछुआरे की नाव देखी और बोली, तुम दोनों ऐसे क्यों रुकी हो? चलो जल्दी करो। अभय ने आवाज देते ही वह आगे बढ़ गई। वे अब जंगल के अंदर थे। किनारा धीरे धीरे पीछे छूटने लगा और खुले मैदान की जगह ऊंचे पेड़ों ने ले ली। खुले हुए रास्ते में जंगली लताएं दिखाई देने लगीं। अब सभी दिशाएं एक जैसी दिखने लगीं। आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होना। जब तक हम सब एक साथ हैं, डरने का कोई कारण नहीं है, स्वराली ने सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा। कुणाल के हाथ में किताब थी। बीच बीच में वह रुकता और किताब के पन्ने पलटते हुए कुछ पुराने निशान ढूंढने की कोशिश करता और फिर से चलने लगता। इतने वर्षों बाद यह लगभग असंभव था कि कोई निशान बचा होगा। यह समुद्र में मोती खोजने जैसा था। कुणाल, पानी देना जरा। काफी देर तक चलने के बाद थकी हुई स्वराली ने एक जगह खड़े होकर कहा, अभय, हम पिछले 1.5 घंटे से पैदल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। कुणाल ने स्वराली को पानी देते हुए कहा।
वे सभी चलते चलते थक गए थे। भले ही विश्वनाथ पर्वतमाला गांव से करीब दिखती हो, लेकिन वास्तव में यह बहुत दूर है। अभय ने उस लता पर प्रहार करते हुए कहा जो इसमें बाधा बन रही थी। लोग कहते हैं कि पूरी पर्वत श्रृंखला वैसी नहीं है जैसी दूर से दिखती है। दूर से आप कुछ पहाड़ों को देख सकते हैं जो शांत और शक्तिशाली हैं, लेकिन वास्तव में वे उतने ही अशांत और डरावने हैं। यहां पहले से ही डर लग रहा है नलिनी, और तुम और डरावनी बातें कह रही हो। स्वराली ने कहा, ये मिथक हैं, एक विरासत की तरह। लोग समय के साथ इसे अपनी इच्छानुसार बदल देते हैं। वैसा नहीं, मुझे भी नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जो मैंने सुना है उसे पहले ही बता दूं। इसलिए अगर कोई यहां से वापस लौटना चाहता है तो यही समय है। वह कुणाल की ओर देखते हुए बोली। कुणाल, जो उसके सामने था, तुरंत पहचान गया कि नलिनी का रूख उसी के और है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, और यह भी देखो कि कौन सबके पीछे चल रहा है। उनके साथ चलते चलते नलिनी सबके पीछे पड़ गई। स्वराली उसके आगे चल रही थी और अभय सबके आगे चल रहा था। जैसे ही वो बोल रही थी, उसके पीछे से लकड़ी टूटने जैसी आवाज आई। नलिनी रुक गई और पीछे देखने लगी। इतने में कुछ पत्तों की सरसराहट हुई और फिर सन्नाटा छा गया। उसने हर जगह देखा। उसे अचानक रुकता देख स्वराली बोली, क्या हुआ? ऐसा लगा कि वहां कोई है। कौन? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, स्वराली ने चारों ओर देखने के बाद कहा। नहीं, मुझे लगा कि वहां सचमुच कोई। अगर किसी को डर लग रहा है तो वापसी का रास्ता खुला है। आगे से कुणाल की आवाज आई। उसकी बातों से वह फिर चलने लगी। चलते चलते अभय एक जगह ठिठक गया, क्योंकि जिस मार्ग पर वे बहुत समय से चल रहे थे वह अब समाप्त हो गया था। बाकी सब उसके पास आए। अब आगे कैसे बढ़ें? स्वराली ने अभय से पूछा, जो हाथ में कागज देख रहा था। देखो, यह तीर पूर्व दक्षिण दिशा की ओर है। 500 कदम दूर चलना लिखा हुआ है। अभय ने नजर कंपास पर डाली। वह उसी के अनुसार चलने लगा। लगभग 500 कदम चलने के बाद अचानक सामने एक दूर जा रहा पट्टा दिखा। सबकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। इतनी देर तक चलने से थके हुए शरीर में एक नया उत्साह आ गया। बाकियों की तुलना में कोई बाधा नहीं थी। पत्थरों से बना का एक पुराना मार्ग। नलिनी ने झुककर जमीन को छुआ। यह उनके परिवहन और व्यापार का मुख्य मार्ग होना चाहिए। हां, लेकिन इतने सालों बाद भी इस सड़क के वैसे ही बने रहने का क्या कारण है? कुणाल का सवाल सही था। क्या तुमने यह मिट्टी देखी है? इसका रंग थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि उन्होंने मिट्टी को बंजर बनाने के लिए इसमें कोई रसायन मिलाया होगा। एक समय सड़क का मजबूत निर्माण हुआ करता था, लेकिन अब पत्थर आजाद हो गए। दरार से घास धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। यह सड़क कहां ले जाएगी? अभी अंदर जाकर ही पता चलेगा। अभय ने संकरी पट्टी की ओर देखते हुए कहा। दोपहर के 12 हो रहे थे। उन्होंने बहुत समय जंगल में ही बिताया था। उन चारों ने उसी रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया और बिना कोई समय बर्बाद किए वे चल पड़े। हालांकि सूरज अपने सबसे गर्म रूप में था, लेकिन उसकी तीव्रता जंगल के कारण महसूस नहीं हो रही थी। जंगल में पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। कौन है वहां? चलते चलते नलिनी ने अचानक एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और बोली। आगे के तीनों सावधानी से पीछे मुड़कर देखने लगे। कहां? वहां उस झाड़ी में। अभय के हाथ में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा था। वह बहुत सावधानी से उनसे सामने आया। रुको, मैं देखता हूं। सभी को शांत कराया, फिर धीरे धीरे झाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह झाड़ी के पास पहुंचा, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, झाड़ी से एक सिर ऊपर हुआ। सभी लोग उसे देखते रह गए। शुभम। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले ही पल बाकी दोनों सिर भी ऊपर आ गए। दिलीप, तुमसे कहा था ना, किसी को मत बताना। नलिनी उन तीनों पे गुस्सा थी। तीनों सिर झुकाए बस सुन रहे थे। कुछ कहो, स्वराली ने कहा। दीदी, मैं कह रहा था इनसे कि ना जाए, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। शुभम बिना सिर उठाए बात कर रहा था। नलिनी, अब उन पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं, हम बहुत आगे आ गए हैं। स्वराली, तो फिर क्या अब इन्हें अपने साथ ले जाए? नलिनी, कुणाल सही कह रहा है, अब हम उन्हें इस तरह वापस नहीं भेज सकते। आखिरकार उन तीनों को साथ ले जाना उचित था। अभय को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से सफेद रंग की रक्षामणि निकाली और दिलीप को दी।
इसे अपनी बांह पर बांध लो। और फिर अपने दाहिने हाथ से अभय ने बाएं हाथ का धागा खोला और तन्मय को दे दिया। और तुम्हें अभय, नलिनी ने कहा, उन्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। उसकी आवाज शांत और स्पष्ट थी। उसी का अनुकरण करते हुए कुणाल ने अपने हाथ की रक्षामणि शुभम को दी। एक साथ रहो, हमारे साथ रहे तो कम से कम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हां, फिर हम साथ ही तो थे। यह कहते ही नलिनी ने तीक्ष्ण नजर से शुभम की ओर देखा और उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। अभी चलो, स्वराली ने पेड़ों की पत्तियों के बीच से चमकते सूरज की ओर देखते हुए कहा। तीनों ने सिर हिलाया और एक बार फिर वे सभी आगे बढ़े। स्वराली ने अभय से वह नक्शा ले लिया। नलिनी और स्वराली अब सबके आगे चल रही थीं। अब वे सभी वहां जा रहे थे जहां सड़क ले जा रही थी। इसी के कारण पकड़े गए, तन्मय धीमी आवाज में फुसफुसाया। मेरी वजह से नहीं, दीदी को तुम्हारी वजह से शक हुआ। जाने दो, अब चुप हो जाओ, दिलीप ने उन दोनों को शांत करते हुए कहा। क्या हो रहा है तीनों में? स्वराली चिल्लाई। कहां क्या? कुछ नहीं। तीनों फिर चुप हो गए। अब नया क्या है? स्वराली ने एक जगह रुककर सड़क के सामने दो तरफ जाते दो रास्तों को देखते हुए कहा, जो जंगल में विलीन हो रहे थे। नलिनी ने हाथ में लिए नक्शे पर नजर डाली। आगे कुछ नहीं था। इतने में बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। अब आगे किस रास्ते से जाना है? इससे आगे कुछ नहीं है, नलिनी वह कोरा कागज दिखाते हुए बोली। सामने घना जंगल था। जिस क्षेत्र में वे थे वहां सभी दिशाएं ऊंचे पेड़ों से ढकी थीं, इसलिए वे यह भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वे इस समय कहां हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यहां रुकना सिर्फ अपना समय बर्बाद करना है। कोई रास्ता चुनना होगा। हां, लेकिन कौन सा? अगर हमने गलत रास्ता चुना तो हम इस जंगल में कहां खो जाएंगे? इसका अंदाजा है ना कुणाल? सब जानते थे कि स्वराली ठीक बोल रही है। क्या आपको उस क्षेत्र में कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा? शुभम ने एक रास्ते की ओर देखते हुए कहा। वह जिस सड़क की बात कर रहा था, जंगल के उस हिस्से में बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक हरियाली थी। वहां विभिन्न प्रजातियों के आकर्षक पेड़ थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। विभिन्न रंग बिरंगे वे सुंदर वृक्ष, मानो वह मार्ग सभी को आकर्षित कर रहा हो। मुझे लगता है यह होना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, दिलीप ने शुभम से पुष्टि की। क्यों यहीं? ये क्यों नहीं? दोनों चुप हो गए। किसी के पास अभय के सवाल का जवाब नहीं था। अभय, मैं भी यही सोच रही हूं कि हमें इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां रुकने और दिन ढलने का इंतजार करने से वह बेहतर होगा, और अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो कंपास है ही। नलिनी की बातों से अभय ने अपना मन तैयार कर लिया। तो फिर चलो। एक बार फिर नए जोश के साथ वे लोग शुभम के बताए रास्ते पर निकल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद अब वे सभी थक गए थे। उसके चलने की गति धीमी थी। तन्मय ने चलते हुए अपनी बाईं ओर देखा और उसने उन ऊंचे पेड़ों को देखने के लिए दिलीप को अपनी आंखों से इशारा किया। उनमें से 2 या 3 पेड़ एक दूसरे के करीब उगे हुए थे। सूरज की रोशनी की तलाश में ऊंचे चढ़ रहे थे। उस पर लगे लाल रसीले फल और उस पर पीली रंग की छटा ध्यान आकर्षित कर रही थी। मैं क्या कह रहा हूं? सभी रुककर और उसकी ओर देखने लगे। अचानक सारी गंभीर दृष्टि से वह लड़खड़ा गया। नहीं, वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए कुछ खा लिया होता। वह बात करते समय सभी को उन पेड़ों की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं था। क्या अब तुम्हें भूख लगी है? नहीं स्वराली दीदी, मेरा मतलब बस पूछ लिया ऐसे ही। हां, लेकिन अब इस जंगल में खाने को क्या मिलेगा? कुणाल ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा। तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग रसीले फलों से लदे पेड़ को देखने लगे। आप रुकना, हम अभी आए। और तन्मय पेड़ की ओर मुड़ गया। बाकी दोनों साथी तैयार थे ही, वे भी बिना एक पल की देरी किए पीछे चल दिए। अरे धीरे जरा, अब थोड़ी देर बैठ जाओ, अभय ने बैठने के लिए जगह तलाशते हुए कहा। वह वहां एक पेड़ के तने पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गया। निचला हिस्सा पेड़ों की सूखी पत्तियों से ढका हुआ था। नलिनी स्वराली एक पेड़ की छाया में बैठी थी। कुणाल एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और हाथ में रखी किताब खोली। तन्मय ने पेड़ का तना पकड़कर जोर से हिलाया, पके फल गिरने लगे। अन्य 2 पकड़ने तैयार थे। 3, 4, धीरे।
गिरने मत देना। कुणाल, क्या सोच रहे हो? अभय ने पूछा। पुस्तक के अनुसार राजमहल का मुख दक्षिण पूर्व की ओर था, लेकिन यह सड़क और पूर्व की ओर जाती है। मुझे भी यही संदेह है, हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। स्वादिष्ट मीठे फल लो। तन्मय हाथ मोड़कर फलों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ से गिरे हुए फलों में से एक को भूखे प्राणी की तरह खा रहा था। अन्य दो भी कुछ ऐसी ही स्थिति में थे। कुणाल ने बैग से अपना छोटा सा चाकू निकाला और फलों को दो हिस्सों में बांटकर दिलीप को दिया और उसने सबको दे दिए। चलो, देर हो रही है। खाने और पानी पीने के बाद स्वराली बोली, ये क्या पानी खत्म हो गया? कुणाल के हाथ में दो खाली बोतलें थीं। अब पानी कहां मिलेगा? उसने बोतलें बैग में रखी और फिर से उसी रास्ते पर चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद वे फिर एक जगह रुक गए और सभी उस सड़क को देख रहे थे जो उनके सामने जंगल में विलीन हो जाती है। मतलब वो रास्ता गलत था। यहां तो कोई रास्ता ही नहीं है। कुणाल हर तरफ देख रहा था। यहां देखो सब। स्वराली पीछे मुड़कर उस सड़क की ओर देख रही थी जहां से वे आए थे। क्या? हम जिस रास्ते से आए हैं वह कहां है? ये कैसे संभव है? हम तो अभी आए। जिस रास्ते से वे सब वहां आए थे वह अब पहचान में नहीं आ रहा था। एक ही तरह के पेड़ और पेड़ों की घनी काली छाया के कारण रास्ता मानो जंगल में घुल मिल गया हो। जंगल का भुलभुलैया, स्वराली ने कहा। अभय ने अपनी जेब से कंपास निकाला और कांटा उत्तर की ओर इशारा करने लगा। अब आगे बढ़ने के लिए उनके पास यही एकमात्र विकल्प था। उसने सबकी तरफ देखा और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगे। काफी देर तक चलने के बाद गला सूखने लगा। शुभम। एक पल की भी देरी किए बिना नलिनी ने शुभम को जोर से पीछे खींच लिया। उस मंजर को देखकर हर कोई हैरान रह गया। शुभम के सामने एक बड़ा काला सांप रेंगते हुए गया था। अब यहां से ध्यान रखें, हम जंगल में और अंदर आ गए हैं। अब उन्हें जहरीले वन्य जीव दिखाई देने लगे थे, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। वे सभी नीचे गिरी लताओं से बचते हुए चल रहे थे। ये जंगल खत्म ही नहीं हो रहा, दिलीप ने हांफते हुए कहा। इसको क्या हुआ? कंपास की सुई घर-घर घूमने लगी। क्या पता नहीं, लेकिन यह काम नहीं कर रहा। वह थोड़ा पीछे गया और कंपास की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करने लगी। आगे आते ही फिर कांटा घूमने लगा। यह जगह अजीब है। नहीं, अब मुझसे नहीं चला जाता, शुभम ने हांफते हुए कहा। अचानक जमीन से एक बेल निकली और उसने दिलीप के पैर को लपेटा और वह वहीं गिर पड़ा। दिलीप जैसे ही स्वराली उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लताएं उसके हाथों से भी लिपट गईं। अचानक वहां फैली सारी लताएं जीवित हो उठीं। स्वराली! अभय स्वराली को पकड़ने ही वाला था कि उसके पैर लताओं से घिर गए। कंपास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अब यह इतनी तेजी से हुआ कि इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता, वे सभी बेलों के फंदों में फंस गए थे। लताएं इतनी जकड़ी थीं कि कोई हिल भी नहीं सकता था। वे सभी उन छोटी लताओं में लिपटे हुए थे। वे सभी मांसाहारी पौधे थे जो शिकार की तलाश में अपनी लताएं जमीन पर फैलाते थे। एक बार जब जंगली जानवर वहां आ जाते तो वे जाल में फंस जाते और उनका भोजन बन जाते। ये लताएं टूट भी नहीं रहीं। मैं हिल नहीं सकता। वे सभी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हम हमेशा के लिए यहीं फंस गए हैं। नहीं दिलीप, हिम्मत मत हारो, कोई तो हल निकलेगा। नलिनी दिलीप का हौसला बढ़ा रही थी। ये देखो, सब शांत हो जाओ और हिलना मत, इससे जकड़ और मजबूत हो रही हैं। यूं तो लताएं बहुत मोटी नहीं थीं, लेकिन असंख्य लताओं से उनकी ताकत बढ़ गई थी। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उन सभी ने हार मान ली। कोई उपाय ढूंढो, वरना हम यहीं फंसे रहेंगे, तन्मय ने कहा। सभी 1 मिनट के लिए शांत रहो और सोचो। अब सभी लोग जमीन पर लेटे हुए थे। इतने में अभय को कुछ याद आया और उसने सामने अटके कुणाल से कहा, कुणाल, वह चाकू कहां है? कुणाल पीठ पर बैग के साथ फंसा था। वह कुणाल को एहसास हुआ कि उसने चाकू अपनी पैंट की जेब में डाल दिया था। उसने जबरदस्ती अपना हाथ पेट से जेब तक सरकाने की कोशिश की। कुणाल, वह जेब में है, और उसका हाथ चाकू तक पहुंच गया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। बटन दबाते ही चाकू का नुकीला हिस्सा बाहर आ गया। जैसे ही चाकू को थोड़ा ऊपर नीचे किया, उसके सामने वाली लता कट गई था। जैसे ही बेल क्षतिग्रस्त हुई, घेरा ढीला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो बेल को दर्द हो रहा हो।
फिर उसने एक एक करके उस जगह की 2-3 लताएं काट दी और पकड़ ढीली हो गई। हाथ छूट गया। हाथ छूटते ही धीरे धीरे छाती पर, फिर दूसरे हाथ पर, फिर पैरों पर की लताओं को कुणाल ने कुछ ही पलों में काट दिया और खुद को आजाद कर लिया। फिर बिना एक क्षण की भी देरी किए वह अभय की ओर मुड़ा। फिर उसने सारी लताएं काट दीं और अभय को भी मुक्त कर दिया। कटी हुई लताएं नीचे पड़ी तड़प रही थीं। अभय नलिनी की ओर मुड़ा और उसके चारों ओर की लताओं को अपने हाथों से काटने लगा। जो लताएं अंदर से नहीं टूट रही थीं, वे बाहर से जल्दी टूटने लगीं। अभय ने नलिनी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। उस दौरान कुणाल ने स्वराली को भी आजाद कर दिया था। फिर सभी ने मिलकर बाकी तीनों को मुक्त कर दिया। अभय ने जमीन पर पड़ा कंपास उठाया। चलो जल्दी ही यहां से, उसने एक कटी हुई बेल पर कदम रखते हुए कहा, जो उसे फिर से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सभी वहां से आगे बढ़े। आज तक उस जंगल में लोग कैसे लापता होते थे, यह जंगल दिखा रहा था। जंगल उस महल की रक्षा कर रहा था, ऐसा इस किताब में लिखा है। इतने बड़े मांसाहारी पौधे के बारे में पहले कभी नहीं सुना, तन्मय ने कहा। उस ओर देखो। कुछ ही दूरी पर एक और पौधा था, जिसकी लचीली तने जैसी शाखाएं जमीन से ऊपर उठी थीं। सबसे ऊपर गुब्बारे जैसी कोई खूबसूरत चीज थी। जंगली मक्खियों का झुंड उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अचानक गुब्बारे का मुंह ऐसे खुला जैसे सांप अपना खोलता है। दांतों की जगह लंबे नुकीले कांटे। अपने मुंह को हिलाते हुए वह झूला और मक्खियों को पकड़ लिया। फिर अपना मुंह बंद कर मक्खियों को निगल गया और फिर से अपना मुंह खोला। ये जंगल अजीब है, और क्या क्या होगा किसे पता। वह उन सभी के लिए एक अविश्वसनीय अनुभव था। कंपास की सुई अभी भी घूम रही थी। सभी जान चुके थे कि कंपास उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा। अब वे सातों उस जंगल में खो गए। न ही उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता था, न ही एकमात्र दिशा दर्शक। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। अभय ने सभी को शांत कराया। वे सभी बहुत देर से उसी स्थान पर घूम रहे थे। क्या आपने वह आवाज सुनी? सबने कान लगाकर वह आवाज सुनने की कोशिश की। फिर उनका चेहरा चमक उठा। यह कहीं से धीरे धीरे बहते पानी की आवाज थी। सभी ने आवाज के दिशा में पीछा किया और सचमुच वहां से दूर कहीं पानी की धारा बह रही थी। जैसे ही उन्होंने पानी देखा, वे सभी धारा पर टूट पड़े। प्यास बुझने तक सभी ने जी भरकर ठंडा पानी पिया। कुणाल ने पानी की बोतलें भरीं। जब सभी संतुष्ट हो गए तो सभी उस जलधारा के किनारे बैठ गए। दिलीप का ध्यान किनारे उगे पौधे पर गया और उसे नोटबुक में चिपकाए पेपर के टुकड़ों की याद आ गई। उसने तन्मय की ओर देखते हुए पूछा, क्या ये वही है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। थोड़ा सोचकर तन्मय ने कुछ देर तक पौधे को देखते हुए कहा। क्या है वह? स्वराली ने उस पौधे की ओर देखते हुए कहा जिसे वे देख रहे थे। तृणालिका, वनस्पति का रस किसी भी घाव पर असरदार होता है। और तुम्हें यह कैसे पता चला? नलिनी, हमें सुंडे सर ने औषधीय पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था। तन्मय पौधे के पास गया और हाथ से कुछ पत्तियां तोड़कर कुणाल को दी। कुणाल ने उन्हें थैले में रख लिया। नलिनी, इस जंगल से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। स्वराली का चेहरा हताश था। स्वराली, धीरज रखो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सूरज अब बहुत आगे बढ़ चुका था। इन पेड़ों की वजह से यह पता ही नहीं चल पा रहा कि हम कहां हैं। कुणाल ने ऊंचे पेड़ की ओर देखते हुए कहा। प्रकृति अपनी गति से आगे की ओर बढ़ती रहती है। नलिनी का ध्यान उधर नहीं था। वह धीमे धीमे बहते पानी को देख रही थी। ऊंचाई से बहकर कहीं नदी नालों में मिलने वाला पानी। उसकी आंखें चमक उठीं। पानी सामने बहता हुआ कहीं नीचे जा रहा था। अभय, वह भी उतने ही जोश से चिल्लाई। यह पानी कहां से बहता है? कहां से? मतलब जल का प्रवाह सदैव ऊंचे स्तर से निचले स्तर की ओर होता है। अभय, और जंगल में सबसे ऊंचा स्तर कहां है? विश्वनाथ पर्वतमाला, स्वराली ने जवाब दिया। सबकी आंखें चमक उठीं। अगर हम इस धारा के साथ चलेंगे तो सीधे पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे। सभी को आशा की एक किरण दिखाई दी। कम से कम वे वहां यूं ही बैठे रहने वाले नहीं थे। फिर सभी लोग उठे और धारा की विपरीत दिशा में किनारे के साथ चलने लगे। जल्द ही वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां एक ही प्रजाति के कांटेदार पेड़ उगे थे। यहां तक कि पेड़ों के तनों पर भी घुमावदार मोटे कांटे थे। पेड़ों के लंबे नुकीले सिरे, हरे पत्तों में कालेपन की छाप थी।
इसलिए वे पेड़ अन्य पेड़ों की तुलना में अजीब लग रहे थे। चलते चलते उन्हें इस क्षेत्र की विशिष्टता का और भी अधिक एहसास हुआ। पेड़ों पर जीवन का कोई संकेत नहीं था। यहां एक तितली भी नजर नहीं आ रही। थोड़ा सावधान रहें, ये पौधे जहरीले होने की संभावना है। एक ऊंची पहाड़ी के सामने पहुंचकर वे सभी रुक गए। उस पर्वत से जलधारा नीचे की ओर बह रही थी। हर किसी के चेहरे पर कुछ मिलने की खुशी झलक रही थी। वे सभी खड़े थे। विश्वनाथ पर्वत श्रृंखला के सामने का पहाड़ ऊपर की ओर जा रहा था। अब चलने के लिए आगे कोई रास्ता नहीं था। अब क्या करें? स्वराली ने पूछा। मैं एक रस्सी लाया हूं, लेकिन हर कोई उस खड़ी पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता था। पहाड़ के दूसरी ओर जाने का कहीं ना कहीं कोई रास्ता अवश्य होगा, क्योंकि उसके बिना विशंभ वहां नहीं जा पाता। और यदि नहीं हुआ तो हम गलत जगह देख रहे हैं। नलिनी ने विशाल पर्वत की ओर देखते हुए कहा और वह बाईं ओर मुड़ गई। रुको नलिनी, उसे जाते देख कुणाल तुरंत उसके पीछे निकला। उस पहाड़ को पार करना सचमुच कठिन था, इसलिए सामंतगढ़ पर आक्रमण करना कठिन था। ऊपरी हिस्से में कुछ बढ़िया पेड़ कठोर चट्टानों को छेदते हुए ऊपर उठे थे, लेकिन अंत के छोर स्थिति अलग थी। वहां पेड़ों की भीड़ थी। कुणाल अपना हाथ चट्टान पर घुमाते वह निचले कोने में उगे कुछ घास को रौंता आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद धीरे धीरे रेतीला हिस्सा शुरू हो गया। वह अचानक एक जगह रुक गया। नलिनी, वह सामने पत्थर पर खुदी नक्काशी पर अपना हाथ फिरा रहा था। ये देखो, क्या है? अभय और स्वराली अभी भी दूर थे। किसी के द्वारा बनाई गई एक नक्काशी है। नलिनी नक्काशी को करीब से देख रही थी। पत्थर में खुदी हुई एक स्तंभ जैसी आकृति, जिस पर मोर की सुंदर पंखुड़ी थी। मानव जीवन का एक छोटा सा निशान। वह वैसे ही हाथ घुमाता हुआ थोड़ा आगे बढ़ गया। उसके सामने की जगह ऊपर से नीचे की ओर उगी लंबी हरी पीली पत्तियों वाली लताओं से भरी हुई थी, लेकिन उस पर लगे सुंदर भूरे फूलों की गंध घृणित थी। वह सहजता से धीरे लताओं पर अपना हाथ घुमाते हुए आगे बढ़ा। एक पल के लिए रुका, जैसे कि कुछ गलत हुआ हो। तुरंत पीछे हट गया और फिर से हाथ घुमाने लगा। अचानक हाथ लताओं को जोर से छेदता हुआ अंदर चला गया। उसने अपने हाथों से बेलों को एक तरफ धकेल दिया। अंदर अंधेरा था। उसने नलिनी की ओर देखा। दोनों की आंखें चमक उठीं। इस समय तक बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। ये क्या है? दिलीप ने आगे देखा और पूछा, आगे का रास्ता? अभय ने उस अंधेरे में देखकर बोला, कुणाल, बैग यहां दो। उसने कुणाल से बैग ले लिया। उसने अंदर से टॉर्च निकालकर कुणाल को दी। फिर एक सूती कपड़ा, तेल की शीशी और लाइटर निकाला और हाथ में ली हुई लकड़ी पर कपड़ा लपेटा और उस पर तेल डाला और भिगोया। फिर लाइटर से जलाया और मशाल हाथ में ले ली। एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, पता नहीं अंदर क्या होगा। वह बेलों को सरकाते हुए धीरे धीरे अंदर आया। अंदर जाते एक दो कदम अंधेरा गायब हो गया। उसके बाद नलिनी, तन्मय और दिलीप ने प्रवेश किया। फिर कुणाल, स्वराली और शुभम अंदर आए। वे सभी पूर्णतः उस पर्वत के अंधेरे गर्भ में थे। अंदर का वातावरण ठंडा था। अंधेरे के कारण वे वहां के क्षेत्र का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पानी की एक बूंद अभय के हाथ पर गिरी और उसने मशाल ऊपर की ओर उठा दी। जैसे ही मशाल पर पानी की बूंदें गिरी, मशाल फड़फड़ाने लगी। ऊपर सारे पत्थर पानी से भीगे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बूंदों का क्रम बढ़ता गया। अब नीचे जमा पानी पर उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कुणाल ने टॉर्च की रोशनी को बाजू की दीवार पर सरकाई और कुछ समय के लिए वे सभी डर गए। उन्हें उस रोशनी में भेड़िए का चेहरा दिखा। भेड़िए का जबड़ा खुला था और उसके नुकीले दांत उसके जबड़े से बाहर निकले थे। कुछ नहीं, मूर्तियां हैं, सांस छोड़ते हुए स्वराली ने शुभम को दिलासा दिया। उसकी धीमी आवाज ने भी वहां का सन्नाटा तोड़ दिया। वे एक एक प्रतिमा पीछे छोड़ आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ कुणाल ने टॉर्च की। वहां भी ऐसी छवियां थीं। शुभम बड़े ध्यान से उन प्रतिमाओं को देख रहा था। लगभग 3-4 कदम की दूरी पर हर एक प्रतिमा बनाई थी। कुणाल, बाहर से आवाज आई। हां, आ रहे हैं। आवाज गुफा में गूंज उठी। शुभम अभी भी वो अजीब प्रतिमा देख रहा था। वे पुनः उसी तरह की लताओं के पास पहुंचे।
लताओं के कारण अंदर रोशनी नहीं आ रही थी। कुणाल बाहर आया और उसने लताओं को हवा में पकड़ा। स्वराली के बाद शुभम और दिलीप आए। बाहर निकलने से पहले शुभम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां पर उस पर भय छा गया। उसने देखी 3 कदम की दूरी पर चमकती आंखें। क्या हुआ? उसके पीछे खड़ी स्वराली ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब पहले जैसा अंधेरा था। अब उन आंखों में चमक नहीं थी। क्या हुआ शुभम को? कुछ चमक रहा था, यहां कुछ नहीं है। ओह, आभास हुआ होगा, कुणाल ने आश्वस्त करते हुए कहा। लेकिन अभय चुप था। शुभम के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में कुछ देखा हो। अब चलो या अंदर ही रुकने वाले हैं। नलिनी की बातों से उसे होश आया। शुभम और स्वराली उस गुफा से बाहर आए। वे सब सामने देखते रहे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे कल्पनाएं सच होती हैं। वे देख रहे थे एक बड़ा हिस्सा, एक वीरान गांव। तो दोस्तों, ये पार्ट यही समाप्त होता है। जंगल को पार करके पहाड़ों को रोंदते सब जैसे तैसे पहाड़ के ऊपर आते हैं और उन्हें दिखता है ये गांव। तो दोस्तों, क्या अब यहां से एक और एडवेंचर होने वाला है? और वो चमकती आंखें किनकी होंगी? और अभी तो इन सबको सामना करना है उस चुड़ैल का, जो इन सब का इंतजार कर रही होगी उस महल में। क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहे हमारी इस कहानी में। अगर आपको कहानी का यह पार्ट पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलें और साथ में बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी हमारी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप भी हमारी कहानियों का आनंद ले सके। मिलते हैं हमारी इस कहानी के अगले पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।